हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण का एक टॉपिक आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, यानी कि इकोनॉमिक करंट अफेयर इसमें होगा। ठीक है, संपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा रहे हैं हम, वो हम टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कर लिए हैं, जिसमें हम 2 लेक्चर उसके ले चुके हैं। इसमें नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इकोनॉमिक करंट अफेयर इसमें कंप्लीट कराएंगे, यानी कि आर्थिक जो समसामयिक होगा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट, यानी कि इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और जो इकोनॉमिक का करंट अफेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, और जो आज का टॉपिक है मनरेगा का, भारत जी राम जी अधिनियम, ये वगैरह इसमें लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप विस्तार से समझेंगे, टॉपिक वाइज विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसी तरह से हम पूरी जो प्रतियोगिता दर्पण है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आपको बताया था कि जो प्रतियोगिता दर्पण है वो हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इसी में ये हमारा कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले हम पेन ले रहे हैं और इसको हमने पहले से ही जूम कर रखा है। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक करंट अफेयर इसमें शामिल हो गए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है मनरेगा के स्थान पर अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लागू हो गया है। ठीक है, ये तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा थिकनेस कम करेंगे। ठीक है, मनरेगा के स्थान पर अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लागू हो गया है। ठीक है, इसे आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं और इसे विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी है। आने वाला एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम होगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, आइए देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक वयस्कों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने के लिए, ठीक है, जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, उनको 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी देने के लिए 20 वर्ष पूर्व, यानी कि 20 साल पहले ही 2005 में पारित किए गए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, जिसे बोलेंगे नरेगा। ठीक है, क्या है नरेगा? नरेगा का अगर आपसे पूछें, ठीक है, नरेगा से आपको अगर पूछे कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी नाम जोड़कर बाद में, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी नाम जोड़कर बाद में यानी कि 2009 में, अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसे कर दिया गया था। अब इसके स्थान पर नया इसका नाम कर दिया गया है, क्योंकि इसके लिए पूरी हिस्ट्री इसमें आप वो सेंटेंस वाइज पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था? 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी और ये कब हुआ था? यानी कि आज से 20 साल पहले, यानी कि जब हुआ था तो 2005 में ये आया था। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम आया था। इसे बोलेंगे नरेगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और हिंदी में क्या? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। ठीक है, और बाद में इसे 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी नाम जोड़कर इसमें क्या कर दिया था? मनरेगा। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहां तक आप समझ गए? ठीक है, इसे कर दिया गया था। अब इसके स्थान पे एक नया फिर से बना दिया गया, नया कानून आ गया। इसे बोलते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, ग्रामीण। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ब्रैकेट में ग्रामीण के लिए होता है ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये अधिनियम कब आया? 2025 में, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे बीबीजी रामजी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बीबीजी रामजी एक्ट। ठीक है, बी से विकसित, बी से विकसित, ठीक है, वी से विकसित और बी फॉर बॉल से भारत। ठीक है, जी से गारंटी और आर से रोजगार और ए से आजीविका और एम से मिशन। ठीक है, और जी एक्ट यानी ग्रामीण एक्ट। ठीक है, अब ये दिसंबर 2025 में सरकार ने लागू किया है। ठीक है, क्या नाम हो गया? बीबीजी रामजी एक्ट हो गया। ठीक है, पहले कितनी गारंटी थी? 100 दिन के लिए रोजगार देने की गारंटी थी। ठीक है, 100 दिन के स्थान पर आप कितना कर दिया गया? 125 दिन की रोजगार की गारंटी का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है? पहले 100 दिन का था, अब याद रखिएगा अब 125 दिन का, अंडरलाइन कर ले। 125 दिन के लिए रोजगार की गारंटी का प्रावधान अब कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, नए अधिनियम के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये विधेयक आया है 2025। ठीक है, विकसित भारत, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, विकसित भारत जी राम जी मिशन
ग्रामीण बिल 2025। इसको ग्रामीण विकसित तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, किसने? शिवराज सिंह चौहान ने 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, कहाँ किया था? लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा ने 18 दिसंबर को तथा उसी रात इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। ठीक है, अगर स्टेटमेंट बना के अगर यूपीएससी में पूछना चाहें तो भी आपको डायरेक्ट में आता हो। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति का अनुमोदन, ठीक है, बाद में राष्ट्रपति का अनुमोदन 21 दिसंबर को प्राप्त हो जाने के पश्चात इसने अधिनियम का रूप ले लिया। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद होता है। और मनरेगा में मुख्य संशोधन नए अधिनियम के तहत यह किया गया है कि इसमें रोजगार सृजन के साथ साथ देश की विकास आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, मनरेगा में पहले क्या था, इसमें संशोधन क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है? रोजगार के सृजन होगा, ठीक है, रोजगार बढ़ेंगे, साथ साथ देश के विकास भी बढ़े। ठीक है, विकास की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया। और नाम क्या है? विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, क्या है? विकसित भारत जी राम जी। आगे देखेंगे, इसके लिए योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। 4 क्षेत्रों में बांटा गया। क्या क्या काम हो सकता है ये आगे अभी पूरा डिटेल में बताएंगे, किस तरह से क्या है, कुशल है, अकुशल है, ग्रामीण कैसे हैं, वो सब आगे चल के बताएंगे किस तरह से लोग इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं। फर्स्ट देखेंगे जो जल संबंधी कार्यों से जल सुरक्षा। पहला तो ये है, इसका क्षेत्र हो गया। ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना। देखिए, ग्रामीण जो भी अवसंरचना होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे, ठीक है, उसमें जो काम मिलेगा। ठीक है, जल संबंधी कार्यों से यहाँ पे देखेंगे तालाब बना रहे हैं, झील वगैरह बन रही हैं, वहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही है, उनमें भी काम मिलेगा। थर्ड है उसमें आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा। फिर ठीक है, आजीविका से संबंधित कोई भी बुनियादी ढांचा होगा वहाँ पे। और मौसम में चरम परिवर्तनों के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य। ये सारे कार्य 4 भागों में बांटे गए हैं और इनसे 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग ही इन्हें काम दिया जाएगा। ठीक है, नई लाई गई विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, उद्देश्य देख लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, इनकी रोजगार बढ़ाना और इन क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, क्या है? इन क्षेत्रों का विकास भी करना। स्क्रॉल कर लेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, जिससे आप अगर इसमें आपको निबंध भी लिखना पड़े, ऐसे भी लिखना पड़े तो भी आपका हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना है, ये तो सभी जानते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे भी प्राप्त किया जा सके, ये उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें बोलेंगे कि ये जो योजना है तो पूरी सेंटर स्पॉन्सर्ड है या फिर इसमें स्टेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गई है। ठीक है, ये क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में से लागू किया गया और इसका वित्त पोषण केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी करेंगी। याद रखना, इसमें राज्य सरकारें भी करेंगी, केंद्र सरकार तो करेगा मोस्टली ज्यादा, और इसमें राज्य सरकारें भी होंगी। ठीक है, इसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी होगी 10 से 40% तक रखी गई है। ठीक है, 10 कहाँ पे होगी, कहाँ पे 40% होगी, आइए वो भी देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, और जो हिमालयी राज्य हैं, उनमें अगर राज्यों का अगर हिस्सेदारी देखें तो कुल जो राज्यों का व्यय होगा 10% होगा। ठीक है, यानी कि 10% रखा जाएगा। ठीक है, इसमें 10% राज्यों का हिस्सेदारी होगी। और जबकि बात करें अन्य राज्यों की, ठीक है, अन्य राज्यों की अगर बात करें तो अन्य राज्यों की जो हिस्सेदारी होगी वो 40% तक होगी। ठीक है, कितनी होगी? 40% तक होगी, और बाकी 60% कितनी होगी? वो स्टेट की वो सेंटर की होगी। ठीक है, अब देखें अगर मजदूरी हो, सामग्री हो और जो अन्य प्रशासनिक खर्च होंगे, ठीक है, मजदूरी होगी, सामग्री होगी, वो अन्य प्रशासनिक जो खर्च होंगे, इनको मिलाकर योजना के अकॉर्डिंग, यानी कि योजना के तहत 1,15,352 करोड़ का सालाना खर्च अनुमानित किया गया है। यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे बीवीजी राम जी योजना के तहत अगर 1 साल का पूरा खर्च निकालेंगे तो 1,15,352 करोड़ का सालाना खर्च अनुमानित किया गया, अनुमान लगाया गया कि इतना खर्च बैठ सकता है। ठीक है, जिसमें केंद्र का जो अनुमानित हिस्सा होगा, ठीक है, केंद्र का कितना हिस्सा होगा? 95,652 करोड़ होगा। ठीक है, 95,652 करोड़ होगा। और ये पहले के ढांचे के तहत पहले भी राष्ट्र सामग्री और प्रशासनिक खर्च का एक वहन कर रहे थे। ठीक है, पहले की जो था हमारा मनरेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले भी राष्ट्र सामग्री और प्रशासनिक खर्च का एक भाग वह वहन कर रहे थे। ठीक है, कौन सा?
केंद्र सरकार, ठीक है। कौन कर रही थी? केंद्र सरकार कर रही थी। आगे देखें, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी फिर हम रफ्तार लेके चलेंगे, जहां पे नहीं पढ़ाना होगा वो उतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है। देखेंगे विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के जो वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक हों, अब आप समझ गए अकुशल का मतलब क्या है, ठीक है। ये यूपीएससी में एग्जाम पूछा गया, ठीक है। कुशल एक होते हैं श्रमिक, एक होते हैं अकुशल, ठीक है, जहां पे कुशलता की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक, ठीक है, शारीरिक श्रम कर रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन की कोई बात नहीं आई है। अकुशल मतलब आप देखेंगे तालाब बनाएंगे, रोड बनाएंगे, यहाँ पे कुशलता की कोई नहीं, मजदूरों का काम है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वेजेस का काम है। जो अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक हों, ठीक है, यहाँ पे रखा। ये सेंटेंस पूरा हूबहू यूपीएससी में पूछ रखे हैं, ठीक है। जो अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक हो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर तो आप जान गए हैं, पढ़ा चुके हैं हम आपको, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की वैधानिक गारंटी होगी, ठीक है। क्या होगी? 125 दिन की, साल भर में 125 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की वैधानिक गारंटी इसमें रहेगी, ठीक है, ठीक है। और यह जो रोजगार है सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यों में ही मिलेगा, ठीक है। कार्यों की पहचान ये नहीं प्राइवेट सेक्टर आपको देंगे, नहीं, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। कार्यों की पहचान विकसित ग्रामीण, जो कार्यों की जो पहचान होगी वो कैसे करेंगे आप? कार्यों की पहचान विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए ही की जाएगी, ठीक है। किसके जरिए की जाएगी? विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए ही की जाएगी, ठीक है। जो ग्राम पंचायतों की योजनाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा काम मिलना है दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख, सरकारी कार्यों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि ग्रामीण भारत में मजबूत एवं स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार हो सके, ठीक है। किस तरह से तैयार किया जाएगा कि ग्रामीण जो डेवलपमेंट हो सके, बस सिंपल सा लैंग्वेज है कि गांव का विकास हो सके, ठीक है। जैसे कि गांधी की भी, महात्मा गांधी का भी ये कथन था कि गांव को अगर हम विकास करेंगे तो ठीक है, तो समग्र विकास हो पाएगा। नई लागू की गई योजनाओं में श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर करने का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे देंगे महीने का नहीं है, नई लागू की गई योजना में जो मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, उनकी मजदूरी, ठीक है, उनकी मजदूरी का जो भुगतान होगा, पेमेंट होगा, क्या होगा? वीकली आधार पर होगा, ठीक है, साप्ताहिक आधार पर इसमें किया जाएगा, ठीक है। या फिर इसे अधिकतम 15 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा, ठीक है। या तो आप सप्ताह में कर दीजिए और 15 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। 15 दिन तक आपको पेमेंट करना ही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, रोजगार पाने के लिए जो परिवार इच्छुक होगा वो आवेदन देगा, ठीक है, आवेदन करना होगा। और अगर किसी भी परिवार को, ठीक है, किसी भी परिवार को आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ठीक है, अगर इनकेस ऐसा होता है कि 15 दिनों के भीतर उन्होंने अगर आवेदन किया है और 15 दिन के भीतर भी काम उपलब्ध नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा? तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान योजना में किया गया है, ठीक है। तो उन्हें क्या किया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, फसलों की जो कटाई बुआई के सीजन के दौरान, आप देखेंगे जब फसलों की कटाई होती है, बुआई होती है, उस टाइम पे देखेंगे श्रमिक नहीं मिलते हैं, लेबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा? जो फसलों की जो कटाई बुआई के सीजन के दौरान 60 दिन, देखें कितने दिन? 60 दिन कोई काम न कराने का भी प्रावधान है, ठीक है, कि 60 दिन तक अगर ऐसा सीजन है, फसलों की कटाई का सीजन है या फसलों की बुआई का सीजन है, तब कोई काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है, बीबी जी राम जी योजना के तहत, ठीक है। ताकि ऐसा क्यों किया गया? कि खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की कमी हो जाती है। आप लोग देख रहे होंगे अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, कि उस समय पर कई बार खुद से ही खेतों पे कटाई बुआई करनी पड़ती है क्योंकि हमें लेबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी सोल्यूशन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, योजना के अकॉर्डिंग, यानी कि योजना के तहत, ठीक है, योजना के तहत अनियमितताओं की शीघ्र पहचान के लिए, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बायोमेट्रिक जो प्रेजेंटेशन है, बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा कदम होगा, ठीक है। तो ये योजना का पूरा हमने पढ़ा दिया डेप्थ में अच्छे से, ठीक है। अब आपको इसके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे अब, ठीक है।
100 दिन की रोजगार की गारंटी होगी 125 की, ठीक है। 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की हो गई है, ठीक है। और ये कब 2005 में था नरेगा, और 2009 में मनरेगा, और 2025 में क्या हो गया, वीबीजी रामजी एक्ट हो गया, ठीक है। अकुशल वहां पे पहले भी श्रमिक लिए जाते थे, ठीक है। और ये ग्रामीण, इसका उद्देश्य क्या है, गांव का विकास करना और गांव को मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे आगे पूछा जाए कि इसमें केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है और कितना राज्य सरकार का हिस्सा है, तो याद रखिएगा जो हिमालयी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें 10% स्टेट की हिस्सेदारी रहेगी, और बाकी सेंटर की जो हिस्सेदारी रहेगी 90% रहेगी, और बाकी राज्यों में अब 40% तक रहेगी स्टेट की जिम्मेदारी, और स्टेट और सेंटर की रहेगी 60% तक, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है, ये याद रखने वाली है चीज। और आगे देख लेंगे, ये पता है आपको 125 दिन का हो गया है। हाँ, और ये है कि आपको साप्ताहिक आधार पर पेमेंट देना होगा, ठीक है। और अगर साप्ताहिक के आधार पर नहीं दे पा रहे तो 15 दिन के भीतर मैंडेटरी हो गया, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर उन्होंने आवेदन दे दिया है, ठीक है, रोजगार पाने के लिए ग्रामीण परिवार ने आवेदन दे दिया है, तो 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध कराना जाना चाहिए, ठीक है। 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध जरूर होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, इनकेस नहीं हो रहा है, तो आप बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। और जो फसलों की कटाई बुआई का सीजन होता है, इसमें 60 दिन तक, इस सीजन के 60 दिन तक कोई काम नहीं करवाया जाएगा इस योजना के तहत, क्योंकि इससे क्या होगा, खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की कमी ना हो, इसलिए, ठीक है। और इसमें प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंट के लिए अब देखेंगे कि अब प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक उपस्थिति इसमें अनिवार्य कर दी गई है, और साथ में एआई का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते सेकंड पर, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ा दिया। नेक्स्ट अपना है इकोनॉमिक जो करंट अफेयर नेक्स्ट रहेगा, फिनो पेमेंट्स बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक में रूपांतरण को रिजर्व बैंक की सैद्धांतिक मंजूरी, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक में रूपांतरण को रिजर्व बैंक की सैद्धांतिक मंजूरी, यानी कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक होते हैं इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। ये रिजर्व बैंक की एक मंजूरी मिल गई है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। देखेंगे बैंकिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के रूप में कार्यरत फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एफपीबीएल, ठीक क्या है, एफपीबीएल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसको जूम करना होता है क्योंकि फिर वो मोबाइल में बहुत ही छोटा दिखेगा, इसलिए हम जूम करते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एफपीबीएल को अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने की सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल मंजूरी गत दिसंबर माह में प्रदान कर दी गई है। पेमेंट बैंक के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक, ठीक है, अगर कोई पेमेंट बैंक है तो आप देखेंगे कम से कम 5 वर्ष तक ये परिचालन में रहा हो, ठीक है, यानी कि कार्यरत रहा हो, एक्टिव रहा हो, ठीक है। इनको ही हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में रूपांतरण करेंगे, ठीक है। आवेदन की जो अनुमति है, यानी पात्रता है जो, उसको क्या पूरा करना पड़ेगा, जो पात्रता है, इनको मानदंड को अगर पूरा करना है तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने इस रूपांतरण के लिए आवेदन किया था, ठीक है। क्या किया था, फिनो पेमेंट्स बैंक ने इस रूपांतरण के लिए खुद से आवेदन किया था, ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा इसे दी गई है मंजूरी फिलहाल केवल सैद्धांतिक मंजूरी है, और अंतिम बैंकिंग जो लाइसेंस होगा प्राप्त करने के लिए इसे शेष नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, ठीक है। जिसके पश्चात देश में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एक मिनट, अगर हम पेन इसको चला रहे, उल्टा पेन चल रहा है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, 12 हो जाएगी, ठीक है। कब तक, दिसंबर 2025 के अंत तक, ठीक है। ये तो अब निकल गया, ठीक है, ये लेकिन करंट पर अब पढ़ रहे हैं कि आप देखते हैं मैगजीन में कितना लेट जो खबर आती है, ठीक है, ठीक है। 12 हो जाएगी, कितनी हो गई, 12 हो जाएगी इसके विलय के बाद। इसमें अभी देखेंगे, अभी जो कार्यरत है 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्यरत है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। सेकंड है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और थर्ड है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है।
फोर्थ है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फिफ्थ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, और 6वें नंबर पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है। 7 सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एंड 8th नंबर पे देखेंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है शिवालय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, और नेक्स्ट है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद है पेमेंट्स, ये है, ठीक है, ये पूरे हो गए, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ये पूरे 11 हैं। अगर देखेंगे पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्य करते हुए फिनो पेमेंट्स बैंक की काफी सीमाओं के साथ कार्य कर रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, इनकी कुछ एक लिमिटेशन होती है, उनके सीमाओं के तहत ही ये कार्य करते हैं। क्या होती है लिमिटेशन, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाने से अब क्या हो गया, ऑपरेशंस का दायरा भी इनका बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लिमिट होगी, इनकी लिमिट का दायरा भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यह बैंक किसी भी लिमिट के डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगी। पहले क्या डिपॉजिट जो थी शायद 2 लाख तक की डिपॉजिट ही स्वीकार कर पा रही थी, अब ये किसी भी लिमिट की डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगी तथा ऋण भी प्रदान कर सकेगी, ठीक है। अब ऋण भी दे सकेगी, ठीक है। पहले इनका क्या काम था, ये ऋण नहीं दे सकते थे, और इनकी जो डिपॉजिट्स की सीमा थी, जो लिमिट थी, वो 2 लाख तक थी, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। इसमें क्या था, जो पेमेंट्स बैंक थे ऋण प्रदान नहीं करते थे, और साथ में देखेंगे जो 2 लाख तक की डिपॉजिट ही ये स्वीकार कर सकते थे। और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी स्मॉल फाइनेंस के रूप में यह अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकेगा। जो अन्य जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं, क्या होगा, अन्य जैसे चेक इशू करना, ठीक है, और पासबुक इशू करना, ठीक है। ये जो बैंकिंग सेवाएं भी होती हैं जो आगे, ये भी ये उपलब्ध करा सकेगा। फिर नॉन जो बैंकिंग होती हैं वो सिर्फ डिपॉजिट स्वीकार करते हैं। जो बैंकिंग के काम होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड बनाना, ठीक है, डेबिट कार्ड बनाना, चेक इशू करना, चेक बुक इशू करना, और बुक बनाना, पासबुक, ये इनके उसमें नहीं आता है काम में, ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल बैंक होते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ये बैंकिंग इसमें मर्ज कर दिया जाएगा तो ये सारी जो बैंकिंग सेवाएं हैं इसमें आ जाएंगी, ठीक है। यही ये कह रहा है, ठीक है, ठीक है। ये किया क्यों जा रहा है ऐसा ये परिवर्तन करने के पीछे कारण क्या है, ये परिवर्तन के कारण जो ग्रामीण समुदाय लोग हैं, जो रूरल रीजन है, वहां तक सर्विस पहुंच सके, ठीक है, किसकी, बैंकिंग की, ठीक है। सर्विस वाले क्षेत्रों तक क्या होगा, क्रेडिट की पहुंच हो सके, ठीक है। ग्रामीण क्या है, इस परिवर्तन से होने वाला क्या है, ग्रामीण तक, ठीक है, क्रेडिट तक पहुंचाना है, ठीक है, सर्विस क्रेडिट तक इनका पहुंचाना सुनिश्चित करना है, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। दिसंबर 2025 के अंत में 6 बैंक हैं जो पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। 6 बैंक थे जो पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। कौन सा, पहला था एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, सेकंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, थर्ड है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फोर्थ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिफ्थ है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, 6 है NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये 6 थे, ठीक है। अगर इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, पेमेंट्स बैंक है, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तन के पश्चात देश में जो पेमेंट्स बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, 5 रह जाएगी, ठीक है। अगर इसका परिवर्तन कर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, देश में जो है पेमेंट बैंक की संख्या कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। थर्ड है, ये वैसे क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी वार्ता हुई, ठीक है, और कौन से राष्ट्रपति थे, किससे मुलाकात हुई, और कौन सा ने अवार्ड मिला वहाँ पे। इस तरह से इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप बनते रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, ठीक है। अब यूपीपीसीएस सेम उसी पे चल रहा है, स्टेट पीसीएस सारे यूपीएससी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है। ओमान के साथ भारत का व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता संपन्न हुआ है, CEPA सेपा, ठीक है। ओमान के साथ भारत का व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेपा संपन्न हो गया, ठीक है। क्या है ये, आइए देखते हैं। ये द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को
सुदृढ़ करने के लिए भारत व ओमान ने, ठीक है, किसने, भारत और ओमान ने, ठीक है, भारत और ओमान ने लगभग 2 वर्षों की वार्ता के पश्चात एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान मस्कट में किए, ठीक है, मस्कट हम जानते हैं ओमान की कैपिटल, ठीक है, मस्कट में किए गए, जिसे खाड़ी क्षेत्रों के साथ भारत के रणनीतिक जुड़ाव में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, ठीक है। खाड़ी देश कौन से है, वहां पे जो खाड़ी है कौन सी है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है, उसके जो बॉर्डर लगाने वाली जितनी भी कंट्री है उनको बोलते हैं खाड़ी देश, खाड़ी क्षेत्र, ठीक है, खाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, क्या है, दोनों देशों के बीच इस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व ओमान के सुल्तान, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे कौन से हैं, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ओमान सुल्तान कौन से, हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में भारत की ओर से वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व ओमान की ओर से उनके समकक्ष जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इस समझौते के चलते दोनों देशों के व्यापार में काफी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इस समझौते के तहत ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच की पेशकश भी की है, ठीक है। इसमें भारत से ओमान को होने वाले 99% तक अधिक निर्यात इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, 99% तक अधिक निर्यात शामिल है, ठीक है। इसमें निर्यात में देखेंगे वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार अगर देखें रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, खेल वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल्स उपकरण और ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स सहित सभी प्रमुख उत्पाद क्षेत्रों का यह टैरिफ पूरी तरह से समाप्त करने का लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर टैरिफ करेंगे तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इससे क्या लाभ मिलेगा। वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार अगर देखें भारत की सेवा क्षेत्र को भी इस समझौते के बड़े पैमाने पर भी लाभ किया जाएगा, ठीक है। ओमान का वैश्विक सेवा आयात देखेंगे तो $12.5 अरब का है, ठीक है। वैश्विक सेवा आयात कितना है सर्विस सेक्टर में, $12.5 अरब का है, जिसमें भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है, 5.3% है, ठीक है, 5.3% ही है, ठीक है। इस प्रकार भारत के सेवादाताओं को, ठीक है, सेवादाताओं को यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको अपना निर्यात बढ़ाने के अवसर इस समझौते के चलते प्राप्त होंगे, ठीक है। 2024-25 में भारत से ओमान का जो निर्यात हुआ था 4.07 अरब डॉलर का रहा था, ठीक है। और वाणिज्यिक मंत्रालय का मानना है कि समझौते से भारत से ओमान को 3.64 अरब डॉलर के निर्यात पर ओमान में लगने वाला 5% जो शुल्क होता है, ठीक है, कितना होता है, 5% जो शुल्क होता है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, इनका ये मानना है, ठीक है। आइए हम इसको स्क्रॉल कर ले रहे हैं। चलते हैं, ठीक है, इसको आप स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आराम से, इससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो 5% तक प्रतिशत जो शुल्क लगता था ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। समझौते के तहत भारत ने अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 77.79% पर शुल्क छूट ओमान को दे रहा है, ठीक है, जो मूल्य की दृष्टि से ओमान से भारत के 94.81% आयात को कवर करेगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का ओमान से आयात 6.55 अरब डॉलर का था। और वाणिज्यिक विभाग देखेंगे, वाणिज्यिक विभाग के अकॉर्डिंग देखेंगे भारत ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील उत्पादों को बिना किसी रियायत वाली श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, बिना किसी रियायत वाली श्रेणी में रखा है। इनमें देखेंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें उत्पाद हैं, इनमें डेयरी उत्पाद है, चाय है, कॉफी है, रबर है, ठीक है, रबर है, टोबैको यानी तंबाकू है, जैसे कृषि उत्पादों के अतिरिक्त सोना है, चांदी है, आभूषण है, जूते हैं, खेल का सामान, ये आदि इसमें शामिल किए गए बिना किसी रियायत के, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर में दिखाया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में सीपा यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर करते वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और ओमानी जो उनके समकक्ष भी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे,
हाँ, सीपा सीपा में भारतीय कंपनियों को ओमान की प्रमुख सर्विस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सुविधा सहित कुछ अन्य रियायतें भी दी गई हैं। भारत ओमान के बीच 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा यानी कि सीपा भी बोलेंगे इसको अगले 3 माह में लागू हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखेंगे खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के किसी देश के साथ भारत का यह दूसरा व्यापार समझौता है, ठीक है। ये क्या है? भारत का दूसरा व्यापार समझौता है जीसीसी देशों में, ठीक है, जीसीसी देशों में इससे पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, ये पूरा पिक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, जीसीसी देशों में इससे पूर्व संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जो कौन से देश है? खाड़ी जो क्षेत्र के देश है, इससे पूर्व संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ सीपा पर हस्ताक्षर भारत ने 2022 में किए थे, ठीक है। वैसे ही 5 माह पूर्व की बात करें तो जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा, ठीक है, सीईटीए पर हस्ताक्षर भारत ने किए थे, ठीक है। ओमान का 2 दशकों के पश्चात किसी देश के साथ यह व्यापार समझौता है और ओमान ने इससे पूर्व अमेरिका के साथ जनवरी 2006 में स्वतंत्र व्यापार समझौता भी किया था, ठीक है। यहां तक ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 8.2% विगत 6 तिमाहियों में सर्वोच्च रहेगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 8.2% विगत 6 तिमाहियों में सर्वोच्च पर रही, ठीक है। आइए देख लेते हैं, अगर आपसे हम सिंपल से लैंग्वेज पूछें जीडीपी क्या है, ठीक है, जीडीपी क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जवाब बताइए तो आप क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक वर्ष में यानी कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य, ठीक है, अंतिम मूल्य होता है वस्तुओं के अंतिम मूल्य का निकाला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये क्या होता है? अपने देश की सीमा के भीतर रहते हुए, ठीक है, क्योंकि देश के सीमा के भीतर रहते हुए जो गुड्स होते हैं उसके अंतिम मूल्य होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। और अगर जीबीए पर अगर पूछे जीबीए क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, सकल मूल्य वर्धित होता है। यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को बताता है, ठीक है। आइए, ये तो सिंपल सा है। देखेंगे चालू वित्तीय वर्ष में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2025-26 की दूसरी तिमाही में यानी कि जुलाई सितंबर 2025 के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अंतिम आंकड़े आने के पश्चात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो 2025-26 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि, ठीक है, जीडीपी में वृद्धि 8.2% प्राप्त की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कितनी की गई है? 8.2% प्राप्त की गई है, ये जीडीपी में ग्रोथ हुई है, ठीक है। अगर पहले की बात करें, जो पिछले वर्ष की बात करें, तो अवधि में यह देखेंगे, समान अवधि में अगर बात करें तो ये 5.6% की ही थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तिमाही यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर 2025 के लिए 7.0% वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया था, ठीक है। इस प्रकार बात करें 2025-26 की, तो Q2 में प्राप्त की गई वृद्धि आरबीआई के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थानों के पूर्व अनुमानों से भी अधिक है, ठीक है। विगत अगर देखेंगे वर्षों में ये कितनी थी? 5.6 थी, ठीक है। यह क्या है? सर्वाधिक है अभी तक। इससे अधिक वृद्धि दर यानी कि 8.4% 2023-24 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी मार्च में दर्ज की गई थी, ठीक है। ये तब रही थी। आइए आगे देखेंगे, अमेरिका द्वारा आरोपित, ठीक है,
अमेरिका द्वारा आरोपित जो 50% टैरिफ लगा था, जिसका असर सितंबर 2025 से हुआ, इसके बावजूद जुलाई सितंबर 2025 में 8.2% की यह वृद्धि विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है। ठीक है, सभी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उनमें ये क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, टैरिफ के बावजूद भी। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आंकड़े देख लेते हैं, थोड़ा डेटास पे भी चल देते हैं नजर। एनएसओ के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखेंगे 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी जो वृद्धि 7% तक थी और 2025-26 की पहली छमाही में 8.0% तक रही थी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा, ठीक है, एनएसओ द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी किए गए अंतिम आंकड़े को अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2025-26 की दूसरी तिमाही में Q2 में जुलाई सितंबर 2025 में 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, कितना था, 48.6 लाख करोड़ रहा था, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि यानी कि जुलाई सितंबर 2024 में 44.94 लाख करोड़ था। ठीक है, इस प्रकार दूसरी तिमाही में जीडीपी में जो वृद्धि हुई 8.2% तक रही है, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि जुलाई सितंबर 2024 में, ठीक है, अधिक थी। आइए पहले इसको आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसको हम जल्दी से स्क्रॉल कर लेते हैं। वही जो हमने बताया इसको इस तरह से इन्होंने दिखा दिया जीडीपी में, जीएबी में। ठीक है, सेकंड पेज पे चलते हैं अभी। बात क्या हो रही थी, ठीक है, 8.2% की वृद्धि जीडीपी में रही, ग्रोथ रही है, जो पूर्व वर्ष की जो समान अवधि थी जुलाई सितंबर 2024 में, तब कितनी थी, 5.6% थी। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर जुलाई सितंबर 2025 में जीडीपी देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो वृद्धि कितनी रही थी, नॉमिनल जीडीपी में 8.7% दर्ज की गई थी। ठीक है, अब इसको हम बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। एनएसओ के 28 नवंबर 2025 के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2025-26 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी जहां वृद्धि कितनी थी, 8.2% ग्रोथ रही थी जीडीपी में। ठीक है, और ये जीबीए पे देखा था 8.1% रही थी। इससे पहले तिमाही में Q1 में देखो जीबीए कितना था, 7.8% रहा था। और इससे पहले 2025-26 की पहली छमाही में स्थिर मूल्यों पर अगर जीडीपी देखी जाए 8.0% अनुमानित की गई थी। ठीक है, और जीबीए में इस छमाही में देखेंगे तो 7.5% तक वृद्धि दर इसमें रही है। ठीक है, एनएसओ के जो ताजा आंकड़े हैं, फ्रेश जो आंकड़े आए उनके अकॉर्डिंग 2025-26 की दूसरी तिमाही में और दूसरी तिमाही के दौरान कृषि, वानिकी व मत्स्य पालन के क्षेत्र में 3.5% और विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में 4.4% की वृद्धि देखी गई है। और खनन और उत्खनन, माइनिंग और उत्खनन के क्षेत्र में इस तिमाही में जीबीए जो थी, ठीक है, जीबीए की जो वृद्धि रही है वो क्या थी, ऋणात्मक रही है। ठीक है, नेगेटिव में गई है, -0.04% रही है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये। और वहीं देखेंगे जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखेंगे तो जुलाई सितंबर 2025 में जो वृद्धि रही थी 9.1% प्राप्त की गई थी। ठीक है, और 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीबीए की वृद्धि 8.1% प्राप्त की गई थी। ठीक है, 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीएबी में जो सर्वोच्च रही थी तो 10.2% की वृद्धि वित्तीय, रॉयल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में दर्ज की गई थी। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है आरबीआई के पश्चात एशियाई विकास बैंक ने भी 2025-26 में भारत में आर्थिक वृद्धि का अपना पूर्वानुमान बढ़ाया। ठीक है, आरबीआई के पश्चात एशियाई विकास बैंक ने 2025-26 में भारत में आर्थिक वृद्धि का अपना पूर्वानुमान बढ़ाया।
क्या बढ़ाया है, आइए इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पश्चात अब एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भी चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जो आर्थिक विकास अनुमान को संशोधित किया है। ठीक है, संशोधन के पश्चात कुछ आंकड़े जो कुछ डेटा रिलीज किए हैं। ठीक है, आइए उनको देखते हैं। 2 टॉपिक हैं, थोड़ा इसको झेल लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि अगर क्वेश्चन बन गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एडीबी ने 2025-26 में भारत के आर्थिक वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान सितंबर 2025 में व्यक्त किया, लेकिन अब दिसंबर 2025 में इसे बढ़ाकर 7.2% तक कर दिया है। एडीबी ने पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिसंबर 2025 में एडीबी से पूर्व, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिसंबर 2025 में 2025-26 में भारत में आर्थिक जो वृद्धि दर है उसके अपने पूर्व अनुमान को निकाला और 6.8% तक बढ़ाकर 7.3% कर दिया था। ठीक है, ये आरबीआई ने किया था। भारत में आर्थिक वृद्धि यानी कि जीडीपी वृद्धि के लिए अपने पूर्व अनुमान को ऊपर उठाने के साथ एडीबी ने दक्षिण एशिया की विकास दर को भी ऊपर की तरफ संशोधित किया है। ठीक है, इसके लिए भारतीय इकोनॉमी के शानदार प्रदर्शन को प्रमुख कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? इनमें है, एडीबी ने बताया है कि दक्षिण एशिया के लिए 2025 में विकास दर के पूर्व अनुमान को 5.5% से बढ़ाकर 6.5% एशियाई विकास बैंक ने कर दिया है। ठीक है, ये इनका कारण है। एडीबी ने एशियाई देशों में आर्थिक जो वृद्धि के लिए अपना ताजा संशोधित अनुमान 10 दिसंबर को जारी किया है। इसमें एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो आती है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2025 में अपडेटेड की गई है। रिपोर्ट में जारी किए गए कि भारत के लिए 2025-26 में आर्थिक वृद्धि के अनुमान में यह संशोधन अर्थव्यवस्था द्वारा दूसरी तिमाही में 8.2% की उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त किए जाने के कारण किया गया है। ये ठीक है, ये अनुमान, ये जो है चेंजेस हैं, इसका रीजन यही था। इसके लिए भारत की जो मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत व्यय में निरंतरता और विनिर्माणी व सेवा क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन को बड़ा कारण बताया जा रहा है। ठीक है, एडीबी रिपोर्ट में बताया गया है 2026-27 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि के अपने सितंबर 2025 के पूर्व अनुमान जिसमें आया था 6.5% की थी वृद्धि दर, उसको कोई परिवर्तन एशियाई विकास बैंक ने दिसंबर 2025 तक नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, एशिया के अन्य देशों में भी 2025 व 2026 में आर्थिक वृद्धि में कुछ परिवर्तन एशियाई विकास बैंक की दिसंबर 2025 रिपोर्ट में किए गए हैं। ठीक है, चीन ने 2025 में वृद्धि दर 4.7% तक रहने का एडीबी का पहला पूर्वानुमान था, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 4.8% कर दिया गया। ठीक है, इसने दिसंबर 2025 में किया था और 2026 में चीन में वृद्धि के पूर्व अनुमान 4.3% थे। इसमें कोई परिवर्तन एडीबी ने नहीं किया था चीन का। ठीक है, कोई परिवर्तन जो एडीबी ने नहीं, एशियाई विकास बैंक ने नहीं किया था। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बस ज़्यादा अब नहीं है, 15 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास ही शेष है। ठीक है, 2025-26 में मौद्रिक नीति की 5वीं द्वैमासिक समीक्षा में, ठीक है, 5वीं द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती की गई है। ठीक है, पहले से आप ये बताएं रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, बताइए रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं, तभी आप ये समझ पाएंगे। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, वह ब्याज दर होती है रेपो रेट। ठीक है, वह ब्याज दर होती है रेपो रेट जो आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को उस रेट पर, ठीक है, उस रेट पर क्या देता है, लोन देता है, ब्याज देता है। ठीक है, वो ब्याज रेट होती है
और ये एक शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं? जब आरबीआई खुद लोन लेता है किसे? कॉमर्शियल बैंक से, जिस दर पर, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये क्यों करता है? रिवर्स रेपो रेट वो टूल्स होता है जब देखते हैं कि लिक्विडिटी बहुत मार्केट में बढ़ गई है, ठीक है, उसको इंजेक्ट करने के लिए, नहीं एब्जॉर्ब करने, नॉट इंजेक्ट, एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है आरबीआई, ठीक है। ये एक टूल्स होता है तरलता कम करने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी सिंपल लैंग्वेज में बताएं, इसको टिपिकल मत बनाइए, ठीक है, टिपिकल रटिए मत, किसी चीज़ को रटिए मत, समझिए उसको, ठीक है। और इसको हम अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, हमें वो लैंग्वेज एक बुक वाली लैंग्वेज नहीं समझनी है, आप अपने लैंग्वेज में हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। ठीक है, आइए आगे पढ़ लेते हैं, बाकी आप कमेंट कर लीजिएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौद्रिक नीति की 5वीं द्विमासिक समीक्षा 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, कौन सी समिति है? 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी जो कमेटी होती है, कौन बनाता है इसे बताइए? एमपीसी जो कमेटी होती है, मौद्रिक नीति समिति, इसे कौन बनाता है बताओ? एक तो यही क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आया यूपीएससी में, कई बार आ चुका है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति है, इसकी जो सदस्य हैं कितने? 6 सदस्यीय समिति है, इसमें बताया गया, समीक्षा की है। और मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 से 5 दिसंबर 2025 की बैठक हुई थी। 3 से 5 दिसंबर 2025 में इस बैठक की गई थी एमपीसी की, यानी मौद्रिक नीति समिति की। 2025-26 में लगातार 2 समीक्षाएं, यानी कि अगस्त और अक्टूबर 2025 की, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2025-26 में लगातार 2 समीक्षाओं में रेपो दर, ठीक है, मैं रेपो दर को 5.50% से स्तर पर स्थिर रखने के पश्चात 3 से 5 दिसंबर 2025 की द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती की गई, ठीक है। और इसे 5.5% से घटाकर 5.25% किया गया है, ठीक है। रेपो दर को लगातार 6 माह तक 5.5% के निचले स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन की दर अक्टूबर 2025 में कितनी हो गई है? 10 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर रही है मनी इन्फ्लेशन की दर। जुलाई सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही में 8.2%, यानी कि अंतिम, ठीक है, अंतिम की उच्च वृद्धि दर रही है ये, ठीक है। आर्थिक आंकड़ों के आकलन करने के पश्चात ही अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करने, बैंक ऋणों में ब्याज और कम करने की रेपो दर में आगे और कटौती का निर्णय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और क्षमता को देखते हुए किया जाएगा, ठीक है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने, यहाँ पे रखेंगे कितने? 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से लिया गया, ठीक है, इससे पूर्व 2 वर्ष से भी अधिक समय तक रेपो दर को, ठीक है, कहाँ पे थे हम, ठीक है। अच्छा, 6 सदस्यीय समिति है, मौद्रिक नीति समिति है, और सर्वसम्मति से इन्होंने सभी ने फैसला लिया है। इससे पूर्व 2 वर्ष से भी अधिक समय तक रेपो दर को 6.5% के उच्च स्तर पर बनाए रखने के पश्चात 7 फरवरी 2025 को घटाकर इसे कितना कर दिया गया है? इसे कर दिया है 6.25%, ठीक है। और 9 अप्रैल को 6.0% तथा 6 जून 2025 को 5.50% किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे रेपो रेट, ये सब दिखाई गई है। ये आंकड़े हैं सारे। एक बार हम इसको आपको थोड़ा माइनस करके दिखा देते हैं आंकड़ों को, ये ठीक है। अब इसको एक फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर, फटाफट इसको आगे बढ़ा लेते हैं
ठीक है। बाद में देखेंगे 6 अगस्त व 1 अक्टूबर 2025 को 5.5% के निचले स्तर पर रखने के पश्चात अब 5 दिसंबर 2025 को रेपो दर में 0.25% बिंदु की पुनः कटौती की गई। ठीक है, 5 दिसंबर 2025 को रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती किए जाने से संबंध जो दरें हैं, बैंक दर, MSF रेट, ठीक है, कौन सी दरें हैं? बैंक दर है, MSF रेट है तथा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, इसमें भी 0.25% की कटौती की गई है। ठीक है, जबकि रिवर्स रेपो दर व सांविधिक तरलता अनुपात इनके SLR अपने पूर्व स्तरों पर ही बरकरार है। ठीक है, एक बार ही हम जो टर्म है इनकी एक वीडियो बना के जरूर लाएंगे। इससे 5 दिसंबर 2025 के पश्चात रेपो दर में 5.25% की और रिवर्स रेपो दर 3.35% और बैंक दर 5.50% सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर 5.50% और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5% के स्तर पर आ गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के आकलन के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में GDP की जो वृद्धि है 6.5% रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में GDP में जो वृद्धि है 6.5% की रहने का पूर्व अनुमान RBI की मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, किसने? मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 जून 2025 को या 4 से 6 अगस्त 2025 की बैठक में बरकरार रहा था। ठीक है, किंतु 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि तथा GST में ऐतिहासिक कटौती को देखते हुए 2025-26 में वृद्धि के पूर्व अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% RBI ने 1 अक्टूबर 2025 को कर दिया था। ठीक है, किंतु 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर 2025 में जो बात हुई थी, ठीक है, और इसमें आगे जो आंकड़े चेंज हो गए हैं, इसमें 8.2% की उच्च वृद्धि देखते हुए RBI ने 2025-26 में GDP वृद्धि के अपने पूर्व अनुमान को बढ़ाकर अब 7.3% 5 दिसंबर को कर दिया था और RBI के 5 दिसंबर 2025 के ताजा अनुमान के अकॉर्डिंग 2025-26 की पहली तिमाही में GDP की जो वृद्धि थी 7.8% रही। ठीक है, और वही दूसरी तिमाही बात करें 8.2% रहने के पश्चात अब तीसरी तिमाही की बात करें 7.0% और चौथी तिमाही की बात करें तो 6.5% रही है। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष देखेंगे 2026-27 की पहली तिमाही में, आगामी जो वित्तीय वर्ष है 2026-27 की पहली तिमाही में GDP जो वृद्धि दर है 6.7% और दूसरी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। RBI ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में, ये RBI ने जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई थी उसमें ये अनुमान व्यक्त किया था। ठीक है, मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन की घटती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए 2025-26 में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति यानी कि CPI इन्फ्लेशन, ठीक है, CPI इन्फ्लेशन 4.0% रहने का अनुमान मौद्रिक नीति की 7 से 9 अप्रैल जो बैठक हुई थी उस बीच में समीक्षा में जो बैठक हुई थी उसमें ये अनुमान लगाया गया था। ठीक है, इसे घटाकर 3.7% 2025 की बैठक में किया है। ठीक है, जून 2025 की बैठक में और 3.1% अगस्त 2025 की बैठक में किया गया था और GST में हुई कटौती के कारण कीमतों में गिरावट आने के चलते 2025-26 में मुद्रास्फीति के अपने पूर्व अनुमान को 2.6% से घटाकर 2.0% RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 3 से 5 दिसंबर की 2025 की बैठक में किया था ये अनुमान। ठीक है, और मौद्रिक नीति की आगामी जो द्वैमासिक समीक्षा होगी 2025-26 की जो हुई थी उसमें 6वीं अंतिम द्वैमासिक समीक्षा थी जिसमें 4 से 6 फरवरी 2026 को की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या अनुमान निकला था? ठीक है, अच्छा, ठीक है, अगली जो मौद्रिक नीति की जो आगामी द्वैमासिक समीक्षा है जो 2025-26 में 6वीं अंतिम द्वैमासिक समीक्षा होगी इसकी और 4 से 6 फरवरी 2026 को ये होगी। ठीक है, जो हो चुकी है। ठीक है, ये जो हो चुकी है। ठीक है, आप कौन सी डेट है ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी था और इंटरेस्टिंग भी चैप्टर। नेक्स्ट हमारा है ठीक है,
सबको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है पर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। मुझे कभी भी इकोनॉमिक कभी बोरिंग नहीं लगी है, ठीक है, कभी भी इकोनॉमिक बोरिंग नहीं लगी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सत्र 2026 हेतु कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, ठीक है। कोपरा क्या होता है? नारियल, ठीक है। सत्र 2026 हेतु कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने सत्र 2026 के लिए कोपरा यानी कि नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी तो 12 दिसंबर 2025 को प्रदान की है, ठीक है। कब की है? 12 दिसंबर 2025 को प्रदान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति CCEA पर द्वारा किए गए निर्णय के तहत 2026 सीजन के लिए औसत अगर गुणवत्ता वाले जो मिलिंग कोपरा हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना कर दिया है? 11,582 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर, ये पहले था 11,582 प्रति क्विंटल है, इससे बढ़ाकर 12,027 प्रति क्विंटल किया गया है। जबकि जो बॉल कोपरा होता है उसका समर्थन मूल्य है 12,100 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 12,500 प्रति क्विंटल किया गया है, ठीक है। इस प्रकार मिलिंग कोपरा के समर्थन मूल्य में 425 प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के समर्थन मूल्य में 400 प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। कोपरा के समर्थन मूल्य से यह वृद्धियां कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग, कौन सा है? कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CSAP की संस्तुतियों के आधार पर, ठीक है। ये पूछा गया कौन करता है ये सब? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CSAP की संस्तुतियों के आधार पर की गई है, ठीक है। ये नए घोषित किए गए समर्थन मूल्य कोपरा की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पाद लागत यानी कि ऑल इंडिया वेट एवरेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऑल इंडिया वेटेड एवरेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर 50% से अधिक लाभ मिलेगा इसमें, ठीक है। और यह अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने का सिद्धांत है, जिसकी घोषणा, ठीक है, क्या है इसका? कम से कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने के सिद्धांत, जिसकी घोषणा सरकार के 2018-19 बजट की घोषणा के अनुरूप है, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने टच चले, इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको एक बार हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। मिलिंग कोपरा बॉल कोपरा में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो विपणन वर्ष है 2014 में कितना था? क्रमशः 5,250 प्रति क्विंटल था, अब देख लो कितना बढ़ गया है, और 5500 प्रति क्विंटल थे, जबकि अब 2026 के लिए 12,027 और 12,500 प्रति क्विंटल किए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार मिलिंग कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 129% तथा बाल कोपरा के न्यूनतम मूल्य में समर्थन मूल्य में 127% की वृद्धि इन 12 वर्षों में देखी गई है, ठीक है। ये सच में है, बहुत ज्यादा ही मूल्य प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं हर चीज के, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। अब आप देखेंगे, आप बार बार सोच रहे हैं मिलिंग कोपरा क्या है, आइए इसे भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 12 वर्षों में हुई है। मिलिंग कोपरा क्या है? मिलिंग कोपरा का उपयोग तेल निकालने के लिए, ठीक है, किसके लिए? तेल निकालने के लिए, तथा बॉल कोपरा का उपयोग सूखे फल के रूप में खाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मिलिंग कोपरा जो होता है उसका उपयोग तेल के लिए, जैसे नारियल का जो तेल होता है उसका निकालने के लिए, और जो बॉल कोपरा होता है उसका उपयोग सूखे फल के रूप में, आपने देखे जब आप गिरी लाते हैं नारियल की, उसे खाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तथा धार्मिक जो उद्देश्य होते हैं वहां पे भी किया जाता है, आप देख फोड़ते हैं, आप गोटी जैसे बोलते हैं, नारियल भी बोलते हैं, ठीक है। भारत में जो मिलिंग कोपरा है इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? आइए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। भारत में जो मिलिंग कोपरा है, मिलिंग कोपरा के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल और तमिलनाडु हैं, ठीक है। अंडरलाइन करें, केरल व तमिलनाडु राज्य हैं, ठीक है। और जबकि बॉल कोपरा का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक है। सिर्फ कर्नाटक देखो दिया गया है, बॉल कोपरा का जो उत्पादन है कर्नाटक में होता है। नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता के मामले में, ठीक है, उत्पादन भी होता है और प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी भी होती है, ठीक है। यानी कि कुल उत्पादन और उत्पादकता के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। भारत का विश्व में कितना है? फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। यानी कि किसमें? नारियल के उत्पादन में और उत्पादकता में भी, ठीक है। कौन सा है? भारत विश्व में पहला स्थान रखता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे फैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम कितना पेज और बाकी है, लास्ट एक पेज और है बच्चे, ठीक है। अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने भी आयातों पर टैरिफ 50% तक बढ़ाया है, ठीक है। अमेरिका के बाद अब
मैक्सिको ने भी आयातों पर टैरिफ जो लगाया है 50% तक बढ़ा दिया है। ठीक है, कितना कर दिया? 50% तक इन्होंने कर दिया। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने भी अब भारत सहित अन्य देशों से आयात किए जाने उत्पादों पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आयात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ कितना कर दिया है? 50% तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में एक विधेयक यहाँ दिसंबर 2025 में पारित किया गया है, जिसमें उन देशों से आयातों पर 50% तक टैरिफ बढ़ाने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, जिनके साथ मैक्सिको को कोई स्वतंत्र व्यापार समझौता नहीं है। इनमें भारत है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है। इनके सहित कई देश शामिल हैं। यह नया जो टैरिफ स्ट्रक्चर है 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी हाल ही लागू किया गया है, अभी फरवरी चल रही है, 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। इसके तहत कुछ जो सामान है, जो टैरिफ जब बढ़ जाएगा तो इसमें कुछ सामानों पर टैरिफ वृद्धि के कारण 50% जो लगाया गया तो 50% की वृद्धि होगी, जबकि अधिकांश मामलों में यह वृद्धि 35% तक सीमित रहेगी। ये कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे? इन उत्पादों में देखेंगे हल्के वाहन होते हैं, वाहन कल पुर्जे हैं, प्लास्टिक है, खिलौने हैं, वस्त्र हैं, फर्नीचर हैं, जूते हैं, एल्युमिनियम है, कांच है, ये शामिल हैं। ठीक है, इनमें इन जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों के पर 50% तक आयात शुल्क, ठीक है, 50% तक आयात शुल्क लगाने के मैक्सिको के ताजा कदम से भारत का भी व्यापार इसमें प्रभावित होगा। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्ष 2023 में मैक्सिको जो था भारत का नवा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। ठीक है, कब था? 2023-24 में भारत का नवा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का मैक्सिको का जो निर्यात हुआ था वो 5.77 अरब डॉलर का था। ठीक है, और जबकि मैक्सिको से आयात 2.9 अरब डॉलर का था। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ टैरिफ लागू होने पर भारत के इस देश को किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक, सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, प्रभाव तो पड़ना ही है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, और इम्पैक्ट क्या होगा? निगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। भारतीय निर्यातकों ने मैक्सिको को इस कदम पर चिंता व्यक्त की है। विशेषता देखेंगे ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ये सेक्टर्स हैं जो इनके निर्यातकों ने, जिनके सामान बड़ी मात्रा में निर्यात की जाते थे, इन्होंने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, टैरिफ बढ़ाने के मैक्सिको के एक तरफा फैसले पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि इससे यदि भारत के निर्यातकों को नुकसान होता है तो अपने हितों की रक्षा के लिए वह उचित कदम उठा सकती है। वैसे इस मामले में मैक्सिको के साथ उच्च स्तर पर बातचीत जो हुई थी भारत के प्रारंभ की थी। ठीक है, एक तरफा ये फैसला उन्होंने ले लिया मैक्सिको वालों ने। उधर मैक्सिको सरकार का कहना क्या है कि उनके इस कदम का उद्देश्य अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सभी यही करेंगे। उन्होंने ये कहा कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने चीज को बचाना है। ठीक है, अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो कोई बाहर की चीज कोई लेनी पड़ेगा, और जो अपना जो घरेलू जो अपना प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके हम बढ़ा सकते हैं। सरकार का मानना है कि ऑटोमोबाइल, ठीक है, सरकार का क्या मानना है कि ऑटो, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक, फुटवियर एंड और भी जो प्रोडक्ट हैं, इनका जो उत्पादों के क्षेत्र में विदेशी सामानों में जो प्रतिस्पर्धा होगी बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, तथा इसके आयात पर शुल्क वृद्धि से आयात पर निर्भरता कम होगी और व्यापार में असंतुलन ठीक करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, शुल्क में इस वृद्धि से 2026 में 3.7 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त का अनुमान वहां लगाया गया है। ठीक है, अच्छा कदम है ये, लेकिन एक तरफा का कोई स्टेप नहीं लेना होता है। ठीक है, जब हम व्यापार किसी देश से करते हैं तो व्यापार करने में दोनों तरफा ये हमारी जो वार्ताएं होती हैं, ठीक है, और रूल्स रेगुलेशन भी दोनों तरफा होते हैं। तो फिर कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसे दूसरे पक्ष को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पक्ष को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट पेज है, आज का ये लास्ट पेज होगा बस। बट आपको ज़्यादा बड़ा बच्चा इसलिए लग जाता है क्योंकि हम इसको टुकड़े टुकड़े में बांट के इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसे जूम करना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट है, देश में पहले पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री पोत का वाणिज्यिक संचालन, यात्री पोत यानी शिप, ठीक है, इसका क्या है, वाणिज्यिक संचालन किया गया। शिप तो जहाज होता है, पोत मीन्स यानी कि पोत क्या होता है, जहाज ही तो होता है, शिप, ठीक है, बेड़ा जिसे बोलते हैं, जहाज बोलते हैं, शिप बोलते हैं, ठीक है। देश में पहली बार पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत का काशी में गंगा नदी में नमो घाट व ललित घाट के बीच वाणिज्यिक संचालन, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे काशी में गंगा नदी में नमो घाट व ललित घाट के बीच वाणिज्यिक संचालन 11 दिसंबर से शुरू किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये यूपी करंट अफेयर है। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर नमो घाट से इसे रवाना किया था, ठीक है। 50 यात्रियों की क्षमता वाले इस पोत का निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसके लिए हाइड्रोजन की जो आपूर्ति है वो बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा की जा रही है, ठीक है। हाइड्रोजन की जो आपूर्ति है ये बेंगलुरु की एक कंपनी है, उसके द्वारा की जा रही है। यहाँ पे देखें, देश का पहला हाइड्रोजन चलित जलपोत है, ठीक है, जलपोत है यानी कि जिसे पनडुब्बी बोलते हैं, ये जहाज है, शिप बोलते हैं जिसे, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तकनीकी रूप से पूर्णतः वातानुकूलित है, ठीक है, पूरा एयर कंडीशनर है और 24 मीटर लंबी यह नाव 50 यात्रियों को ले जा सकती है तथा 6.5 नॉटिकल प्रति घंटा की गति से चलती है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर यह 8 घंटे तक चल सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट करेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। जनगणना सेंसस 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इसे आइए हम पढ़ें, विस्तार से समझते हैं। वर्ष 2027 की जनगणना व इसके लिए बजट को प्रधानमंत्री, ठीक है, वर्ष 2027 की जनगणना व इसके लिए बजट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 12 दिसंबर 2025 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के पश्चात यह 8वीं जनगणना होगी जो पहली बार पूर्णतः डिजिटल होगी, ठीक है। 8वीं जनगणना होगी जो पहली बार पूर्णतः डिजिटल होगी। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप व मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का उपयोग इस जनगणना के लिए किया जाएगा। पूरी जनगणना जो प्रक्रिया है उसको समय आधार व निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS, ठीक है, पूरी जनगणना प्रक्रिया को समय आधार पर व निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS नाम का एक पोर्टल डेवलप किया गया है, ठीक है। कौन सा है, CMMS, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये पोर्टल डेवलप किया गया है, ठीक है। जनगणना के लिए, इस जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ की लागत व्यय को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी 12 दिसंबर 2025 को स्वीकार कर ली है, यानी कि प्रदान कर ली है, ठीक है। जनगणना 2027 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। कितने चरणों में होगी, 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहले चरण में घरों की सूची बनाने यानी कि हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना यानी कि हाउसिंग सेंसस का कार्य अप्रैल सितंबर 2026 के दौरान संपन्न किया जाएगा। जबकि जनसंख्या की जो गणना है, ठीक है, जनसंख्या की जो गणना है यानी कि आगे देखेंगे, जो जनसंख्या की गणना है यानी कि पॉपुलेशन इनुमरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इनुमरेशन का कार्य दूसरे चरण में फरवरी 2027 में किया जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फ प्रभावित क्षेत्र जितने हैं तथा हिमालयी प्रदेश है व उत्तराखंड में जनसंख्या गणना का कार्य सितंबर 2026 में किया जाएगा, ठीक है। जाति गणना भी, कास्ट वाइज सेंसस यानी कि जाति गणना भी जनगणना 2027 के दूसरे चरण में शामिल रहेगी। इस कार्य को लगभग 30 लाख कर्मचारी, ठीक है, कितने कर्मचारी होंगे इसमें, 30 लाख कर्मचारियों, जिनमें गणनाकार, इन्यूमरेटर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, मास्टर होंगे, ट्रेनर होंगे, प्रभावी अधिकारी होंगे, चार्ज ऑफिसर्स होंगे,
और प्रधान जिला जनगणना अधिकारी शामिल होंगे इसमें, ठीक है। इनके द्वारा ये संपन्न की जाएगी। सभी जनगणना कर्मचारियों को, ठीक है, सभी जनगणना कर्मचारियों को जनगणना के कार्य के लिए, ठीक है, जो जनगणना कर्मचारी हैं उनको सेंसस के कार्य के लिए जो उपयुक्त होगा वो मानदेय भी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वे अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त यह कार्य करेंगे। इससे लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजित होगा, ठीक है। आप देखिए कि ये इनका क्या होगा, अतिरिक्त कार्य होगा। उल्लेखनीय है कि जनगणना गांव, शहर व वार्ड स्तर पर प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा स्रोत है, जो घरों की स्थिति, सुविधाओं व परिसंपत्तियों, जननांकीय, धर्म, अनुसूचित जाति व जनजाति, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रवासन व उर्वरता जैसे अलग अलग मानकों पर सूक्ष्म स्तर का डेटा प्रदान करती है जनगणना, ठीक है। सेंसस इसलिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990, ठीक है, 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी संरचना प्रदान करते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होती है? 1948 जनगणना नियमावली के अकॉर्डिंग 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी जो संरचना है वो प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं, ये जरूर देख लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी है। और आज हम अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? बीमा क्षेत्र में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति हेतु सबका बीमा सबकी रक्षा, यानी कि बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है टॉपिक, इसे विस्तार से पढ़ेंगे। देश में बीमा क्षेत्रों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि जिसे बोलेंगे एफडीआई, की अनुमति प्रदान करने तथा कुछ अन्य सुधारों के लिए सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा, यानी कि बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल 2025 संसद में दिसंबर 2025 में पारित किया गया। लोकसभा द्वारा 16 दिसंबर को तथा राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर को किया गया ये पारित। और इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन 20 दिसंबर 2025 को प्राप्त हो गया था। और इस विधेयक के अधिनियमित होने से जो देश में है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी है? 74% से बढ़कर अब 100% तक हो गई है, ठीक है। बीमा अधिनियम 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, 1938। आगे पेज पे चलते हैं, बस इसको हम क्लास को बस एंड की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हम बताए थे आपको? बीमा अधिनियम 1938 यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? एलआईसी अधिनियम 1956 तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, ठीक है, इसके अधिनियम में 1999 में संशोधन कर इस कानून के जरिए किए गए थे, ठीक है। ये जो संशोधन थे इस कानून के जरिए किए गए थे। एलआईसी अधिनियम 1956 तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 संशोधन इस कानून के जरिए किए गए था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में बीमा उद्योग का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करना, और 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। 2047 तक 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बीमा क्षेत्र के विकास के लिए देश में इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा, यानी कि एफडीआई की सीमा मार्च 2016 में 26% से बढ़ाकर 49% तक कर दी थी, यानी कि 26 से 49% कर दी गई थी, तथा इसे पुनः 2021 में 74 से बढ़ाकर, एक मिनट पेन उल्टा चल रहा है, ठीक है, 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, ठीक है। कितना कर दिया? अब 100% कर दिया गया है। एफडीआई सीमा में इस वृद्धि की जो घोषणा हुई है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट जब प्रस्तुत किया था तब अपने बजट भाषण में इसकी अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी 12 सितंबर 2025 को प्रदान की थी, जिससे पश्चात
जो संबंधित जो विधेयक था लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और एफडीआई की बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में ही करेंगी। ठीक है, यह याद रखेंगे, उन्हीं को मिलेगा इसका फायदा। एफडीआई की सीमा में वृद्धि से इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने के साथ साथ बीमा कवरेज में भी वृद्धि होगी और बीमा प्रीमियर कम होने यानी कि बीमा प्रीमियम कम होने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने की संभावना सरकार ने व्यक्त की है। ठीक है, ये एफडीआई किसके लिए ही होगी? जो संपूर्ण जो प्रीमियम का निवेश है जो भारत में ही करेंगे, तभी उन्हें 100% एफडीआई का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा पूरा आर्थिक समसामयिकी यानी कि इकोनॉमिक करंट अफेयर। ठीक है, और इससे क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर कोई भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आई होप कि आपको जब आप ये क्लास कर रहे हैं, जैसे हमारी ये क्लास है, तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक का नहीं आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो फिर कमेंट करें। ठीक है, तो फिर कमेंट करें कि आपको नहीं आता, तो एक क्लास हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ले लेंगे। ठीक है, एक क्लास आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ले लेंगे। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उससे एक क्लास ले लेंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या होती है जीडीपी, क्या होती है जीएनपी, क्या होता है जीबीए, क्या होती है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है एसएलआर, क्या होता है सीआरआर। ठीक है, और भी बैंक रेट, ये सभी जो टर्म होते हैं, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपकी ये पल्ले क्लास पढ़ी ही नहीं होगी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप बताइए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक पूरी क्लास सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ले लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको ये हवा नहीं लगेगी। कई लोग बहुत डरते हैं अर्थव्यवस्था से। ठीक है, फिर आपको ये आराम से इजी वे में चलेगी और आराम से आप इसे समझ भी पाएंगे, और जो इससे बनने वाले क्वेश्चन है, मोस्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से तो सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन इसके नहीं पूछे जाते। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, और जो एसआई वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो अगर जो पढ़ना चाहें तो वो बताएं, उनके लिए हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, चाहे मुझे रात में जाग के बनानी पड़े क्लास, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, 14-15 मार्च को है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं बच्चे। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जोड़ें लोगों को, जिससे उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।